आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं था, खैर पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा 3-4 स्टेप में पढ़ चुके हैं। और वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको केवल मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है। रोज़ 3-4 दिन से यही पढ़ रहे हैं। ये क्या कहता है सिद्धांत के अंदर, बहुत सिंपल है। कि अगर कोई फोटोन h न्यू ऊर्जा के साथ किसी धातु की सरफेस पे आया तो दो चीज़ हो सकती हैं। ये चित्र मैं बहुत बार बना चुका हूँ। इस इलेक्ट्रॉन को पहले तो लाएगा यहाँ सरफेस तक और फिर इसको गति प्रदान कर देगा, जिसकी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। अगर ये v गति से उत्सर्जित हुआ है तो ठीक है ना, ये तो पढ़ा हुआ है अपन ने। और ये जो ऊर्जा होती है इसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। इसको कहते हैं कार्यफलन। ये जानते हो ना आप, ये भूल तो नहीं गए कि सरफेस तक लाने के लिए तो उसको कार्यफलन कहते हैं उस ऊर्जा को। और ये टोटल ऊर्जा थी इसकी। और ऊर्जा का कंजर्वेशन का सिद्धांत हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं हम, h न्यू किसके बराबर होगा, कार्यफलन, है ना, W0, यानी ये एनर्जी जो कि इसमें चाहिए और बाकी एनर्जी जो उसको गति देने के लिए चाहिए, ये बार बार अपन पढ़ ही रहे हैं, प्लस हाफ mv²। ओके। फिर हमने एक चीज़ ये भी सीखी थी, याद है इसको, क्या ग्राफ बनाया था इसमें, कौन बच्चा बताएगा, कल हम लोगों ने। देखो देखो कल कॉपी निकाल के देखो, कॉपी देखना है जिससे याद हो जाए ना, इसका मतलब कल देखा नहीं। हाँ ये लिखा है ना, बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ऊपर क्या है, इसमें क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, हाँ ठीक है। इसके अंदर डायग्राम कैसा होता था, हम यहाँ पर ये हमने क्या कहा था, देहली, ये है देहली आवृत्ति। और हमने कहा था कि इस आवृत्ति, ये क्या मतलब हुआ कि इतनी कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए इसके अंदर, जिससे कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए जबकि वो फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम देहली आवृत्ति हम मानते हैं, मान लीजिए μ0, ठीक है, तो यहाँ पे कार्यफलन क्या होगा, कार्यफलन क्या है, मिनिमम एनर्जी किसकी होती है, न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा किसकी होती है जरूरी, जो फोटोन आ रहा है, फोटोन में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए मिनिमम
जो कि उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। फोटोन में, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही इसमें, फोटोन में इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो फोटोन की एनर्जी के लिए क्या निकालते हैं अपन, h न्यू 0, यानी कि ये तो कम से कम ऊर्जा आवश्यकता है, कम से कम इस ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात कम से कम ये फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, जो आपतित प्रकाश है उसकी कम से कम ये आवृत्ति तो होनी ही चाहिए। इस आवृत्ति से नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकेंगे। ये अपन ने पढ़ा है, जो अभी तक केवल इस चीज़ को लिखा है मैंने, ठीक है। और ये कार्यफलन के बराबर होता है, क्योंकि अपन ये भी देखा था कि इस जगह आते ही एकदम तात्क्षणिक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे लिख देते हैं, केवल कल वाला ये, कुछ नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। इसको h न्यू 0 प्लस, इसको अगर हम कहें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको, ठीक है, k मैक्स, इसको हाफ mv² को हम ये भी लिख सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। सो k मैक्स क्या हो गया, इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0, ठीक है। इसमें से माइनस इधर चला गया, h अगर कॉमन निकालेंगे तो न्यू माइनस न्यू 0। ये कहलाती है आइंस्टीन की समीकरण, इसको कहते हैं आइंस्टीन की फोटो विद्युत समीकरण। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताओ, इस वाली इक्वेशन की सहायता लेके हम फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ कर सकते हैं, कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हम ये कर सकते हैं। आपको हिंट देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। यहाँ अब 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। क्या क्या स्थिति हो सकती हैं? पहली तो न्यू छोटा है न्यू 0 से। अगर मान लीजिए न्यू छोटा है न्यू 0 से तो के मैक्सिमम क्या होगा? नेगेटिव होगी। ऊर्जा नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकती, ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, ऊर्जा नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अगर किसी भी प्रकाश की आवृत्ति म्यू 0 यानी कि कार्यफलन वाली आवृत्ति से कम है तो इसका मतलब हुआ कि वो 0 यानी कि नेगेटिव एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी कि उत्सर्जन नहीं हो रहा है। कोई समझ में नहीं आया पूछ लेना मुझे। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? म्यू बड़ा है म्यू 0 से। अब देखो जरा क्या होगा, म्यू बड़ा है म्यू 0 से, तो इसमें क्या होगा? के मैक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा। मतलब क्या पॉजिटिव हो रहा है? हाफ mv² पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि उसको भागने की ऊर्जा मिल रही है। इसका मतलब इस समय उत्सर्जन होगा। वो अपने इस चित्र से भी सिद्ध होता है कि म्यू 0 से ज़्यादा एफिशिएंसी वो हुई आवृत्ति तो उत्सर्जन होगा। तो इसका मतलब दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अपने इसने आइंस्टीन ने जो थ्योरी निकाली वो सही है। थर्ड, अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 है, अब बताओ क्या होगा? अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 है तो के मैक्स क्या हो गया? के मैक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब भाग नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, सतह पे ला रहा है, बस इतनी सी बात है। यानी कि इलेक्ट्रॉन भाग नहीं रहा परंतु सतह पर आ गया है। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन उल्टा आता है इसका बिल्कुल। उसमें कहेंगे कि के मैक्स नेगेटिव है, क्वेश्चन ही आएगा क्या इसमें उत्सर्जन हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, ये ऐसे की 3 चीज़ें हैं। तो आपको ये रिलेशन करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन से।
ये किताबों में समझाया हुआ नहीं है, ये अपनी किताबों में नहीं होता है। ये वाली इक्वेशन के बाद कैसे इसको निकालना होता है, इसका तरीका ये है, इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, अब एक चीज़ और सोचो कि अपना जो ये के मैक्स है, क्या निकाला आपने? अब हमें याद होगा कि जब एनोड की हम बात करते थे, कैथोड और एनोड की, हमने जब इतने सारे डायग्राम सीखे थे, तो उसमें देखा था कि एनोड इन पर एक कार्य करता है, इसको वापस धक्का देने के लिए काम करता है, या जब उनको अपनी तरफ खींच रहा है तो काम करता है। तो यानी कि जो अधिकतम ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा के मैक्स है, किसके बराबर होनी चाहिए? के मैक्स किसके बराबर होनी चाहिए? हमने पढ़ तो रखा है, एनोड पर ई द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ई वी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वी क्या है यहाँ पर? वी इज इक्वल टू, वी है क्या चीज़, किसके बीच में है ना? अब मैंने लिखा है ईवी, ईवी का क्या मतलब है? ये बच्चा जो बता देगा मैं मान जाऊंगा उसको कि ईवी यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है। सोच लो, 1 मिनट का टाइम है, ओनली 1 मिनट। हाँ, वो तो ये हो गया, एनर्जी हो गई इसकी। ठीक है, अब इस ईवी की बात कर रहे हैं, किस स्टेज की है? जबकि के मैक्स हो रहा है। के मैक्स कब हो रहा है? जबकि न्यू बड़ा है न्यू जीरो से। इसका मतलब यहाँ पर कितना विभव होना चाहिए? इस जगह विभव कितना होना चाहिए? V0। जहाँ पर न्यू जीरो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे विभव होना चाहिए V0, इसलिए होना चाहिए। इसका मतलब ये कार्य होना चाहिए V0। ये है, इसलिए मैं कहलवाना चाह रहा था आपसे कि आपको पता चल जाए ये वो वाला कार्य है जबकि वो शुरू होने वाला है, यहाँ पर जस्ट शुरू होने वाला है उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी से ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है जिस पर कि केवल जिस पर कि इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस तक आ पा रहा था। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ई V0 इज इक्वल टू एच इनसे को मेरी बात करा दे मेरे मोबाइल पे फ़ोन। ई V0, तो ई V0 क्या होना चाहिए फिर? एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा गणित की बात नहीं है इसके अंदर। इसको अगर हम किसी और फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? खोल लो इसको, एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू ई V0। क्या हो गया? और इसमें एक बात और है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन कौन सा है इसमें? एच न्यू माइनस, लिख सकते हैं, लिख सकते। ये वाली इक्वेशन अपन ने कुछ नया नहीं लिखा, जो यहाँ था वही लिखा है इसको। ये वर्क फंक्शन ही तो है। एच न्यू ज़ीरो इज वर्क फंक्शन। एच न्यू ज़ीरो कौन सी जगह है? ये वाली एनर्जी, यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। ये बार बार बस मन में बैठ जाएगी चीज़, तो फिर ये कभी नहीं भूलोगे। तो ई V0 इज इक्वल टू एच वी माइनस, अब अगर अपन इसके अंदर V0 का भाग दे दें, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच अपॉन V0 न्यू माइनस न्यू ज़ीरो अपॉन V0 इंटू एच।
इसको देखकर आपको क्या समझ में आता है, क्या चीज़ की याद आती है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन हो सकती है? या इसको और एक सरल चीज़ में रख के देखते हैं, इससे अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरी चीज़ में रख लो, क्योंकि सब अपने यही चीज़ें हैं, इनको ही अरेंज करना है। अगर हम इसको यहाँ देखें, मान लो v0 से भाग देने की जगह e से भाग दो ज़रा, अब क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ? ये सोचने की बात है केवल। सॉरी, आज का दिन थोड़ा कठिन दिन है मेरे लिए, इसलिए कैबिनेट के भी बहुत सारे डिसीजंस हो रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ हाँ बात कराइए। हाँ बताओ बताओ, कौन सी वाली है? हाँ तो भेजो ना इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, मेरे पास क्यों लाए हो? अरे तो उनको बाई सर्कुलेशन करने के लिए फाइल भेजो ना वहाँ पे इमीडिएटली। हाँ अरे यार आप लोगों को कुछ भी ऐसा सोचना चाहिए कि जब मेरी बात हो चुकी है वहाँ पे तपेश पवार जी से, आप तपेश पवार जी को फाइल इमीडिएटली भेजिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कैबिनेट ने कि इसको इमीडिएटली सर्कुलेशन से कराना है, इमीडिएटली ले जाओ। सॉरी बच्चों हैं। अगर हम ई से भाग देते हैं तो v0 इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस न्यू ज़ीरो अपॉन v0 ई, फिर क्या रहेगा h। अब बताओ क्या कुछ नज़र आ रहा है? मैं चाहता हूँ आप इसके यूँ ढूंढ के मुझे जल्दी से बोलो कि ये इससे क्या संबंध नज़र आ रहा है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। कोई बच्चा इसको सॉल्व करके बताए इक्वेशन को क्या होगी? क्या क्या आ रहा है बताओ, अगर इक्वेशन बना के दिखाओ, नहीं तो इसको यूज़ करो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर लो। अगर आपको ज़्यादा ये असली में ये इक्वेशन जैसे आइंस्टीन ने जो इक्वेशन यूज़ की वो ये है, लेकिन आप सरल यूज़ करना चाहते हो तो इसको यहाँ भी यूँ भी लिख सकते हो, ई v0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W0 है, यहाँ पे लिखो v0 इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस W0 बाई ई। अब देखो ये क्या चीज़ है, v0 अपने यहाँ पर क्या होता है, मंदक विभव क्या होता है, v होता है ना, ये मंदक विभव, विभव तो v से अपन डेजिग्नेट करते हैं ना यहाँ पर, नेगेटिव विभव यानी इधर जा रहा है, जो निरोधी विभव है इस। अब देखो इसकी इक्वेशन को, यहाँ पे देखो, ये इज इक्वल टू यानी कि y पर कटने वाला, y अक्ष पर क्या कहते हो उसको आप, y अक्ष पर मान किसी भी इक्वेशन में y अक्ष का मान क्या हुआ इसमें, यह है v0 y अक्ष पे मान, फिर ये इसका स्लोप हो गया किसका, इस लाइन का, m क्या हुआ, इसको अगर इस इक्वेशन से मिलाएं तो ये क्या हुआ, इसका स्लोप, स्लोप को क्या कहते हो आप, ढाल, और इसको फिर कहें कांस्टेंट, ये क्या होता है जो कि y एक्सिस पे कटता है, ये होता है c, ये होता है m थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू m, ये तो याद है नहीं है, और ये हो गया y, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में अपने को ध्यान रखना है, तो ये तो v0 अपने इस इक्वेशन में क्या हुआ, v0 m क्या हुआ h बाई ई। मतलब अगर आप ये सारा का सारा नहीं भी करना चाहो ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हटाना चाहो अपने दिमाग से, तो इसको बिल्कुल सिंपल कर लो, अभी उससे उसी परिणाम में पहुँचेंगे, लेकिन बिल्कुल सरलता से पहुँच जाओगे आप, सिंपल इसको कर लो, इसको भी हटा देते हैं,
ठीक है ना, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो गई, सिंपल इक्वेशन में आ जाओ। ये इज इक्वल टू ये रख दिया, अपन चाहते हैं इसको कि सरल रेखा की इक्वेशन में आ जाए, सिंपल, और कुछ नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये ढाल हो गया इसका, और ये वाई एक्सिस पर क्या कहते हैं इसको, इस वाली जगह क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट की हिंदी क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट, ये ज़्यादा इजी है आपके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए इजी है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है, अगर हम इसको कोई सा भी दो बिंदु पे ले लें, ये और ये, इनके क्या मान आ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये थीटा है, अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल लिया, अब बताओ टेन थीटा क्या होगा, एच अपॉन ई, तो ये क्या होना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए, ये एच होना चाहिए और ये ई होना चाहिए। टेन थीटा अगर एच बाई ई है, यदि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच बाई ई है, तो इस इक्वेशन में, यानी कि इस वाली इक्वेशन में ये क्या है, न्यू ज़ीरो, ये है न्यू, इसके अंदर इसका स्लोप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एच बाई ई। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि ये जो इक्वेशन में ये आ रहा है कांस्टेंट, ये कैसे दिखाएं इसके अंदर, क्या बढ़ा दें, नीचे बढ़ा रखा है इतना, अगर ये स्टेप बढ़ा दें तो क्या होगा भाई इससे, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इक्वेशन समझ में आई पूरी या नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बायोलॉजी वाले बच्चे भी समझ लो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अपने को सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखनी है। हमने देखा कि इस एक्सिस पे अपना जो एक्सिस है, इसमें v0 इधर है, यानी y के उस पे है इक्वेशन पे, तो अपन ने इसके टर्म में इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमने y की इक्वेशन जो टर्म में निकाली, तो यहाँ पे देखा ये x क्यों माना इसको, क्योंकि ये आवृत्ति वाला है, आवृत्ति वाला क्या है, x पे ना आवृत्ति, आपत आवृत्ति, देहली आवृत्ति, सब इसके ऊपर चल रहे हैं, तो x की जगह हमारे यहाँ पर ये x के बराबर है, ये y के बराबर है, इसलिए ये m के बराबर हुआ और ये c के बराबर हुआ। अब समझ में आ गया, नहीं आया तो बता देना बच्चे, बोले बेटे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा आपको, लेकिन आना चाहिए। मैथ्स वालों को जल्दी समझ में आया होगा, लेकिन तो कुछ किया नहीं हमने इसमें, ये इक्वेशन तो अपन निकाल ही ली थी, ये इक्वेशन तो निकाल ही रखी है, इसी इक्वेशन को अपन ने केवल समीकरण को इस फॉर्म में जो अपन ने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है उसके अंदर इसको फिट किया और कुछ भी नहीं किया। अब ये मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से जो आपके सामने दिया हुआ है, ये यहाँ बनाया है, h की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा, h की वैल्यू निकालनी है इस वाला, अभी सब समीकरण आपके सामने रखी हुई हैं, अब इससे h की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई हमने कहा कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आइंस्टीन ने प्लैंक्स कांस्टेंट निकाला था, आइंस्टीन प्लैंक के बाद हुआ था, आइंस्टीन प्लैंक के बाद आया था, बताओ, सिंपल, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है अरे यस, और उससे भी सरल क्या है, थीटा पता होना चाहिए बस, और थीटा पता लगा लो तो ये निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थीटा अगर निकल गया, थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा अपने को पता है एच बाई ई है, बस यही आइंस्टीन की इक्वेशन थी। तो आइंस्टीन ने बेसिकली कुछ नहीं किया इस वाली चीज़ के लिए, कम से कम आइंस्टीन ने क्या किया, जो प्लैंक ने ये निकाली थी इक्वेशन कि अगर कोई एक फोटोन आ रहा है, कुछ ऊर्जा उसकी धरातल पर लाने के लिए और कुछ ऊर्जा उसको गति देने के लिए, केवल उसी इक्वेशन को लिखा है,
और उसने बस अपना ये इसके अंदर दिमाग लगाया, ये 3 इक्वेशन जो इसके अंदर जोड़ी इसने, जिससे कि सीधा ही उस कर्व को, जो कर्व बनाया था प्लैंक ने, उसको सत्यापित कर दिया और कुछ नहीं किया। ये सब इक्वेशन उन्हीं इक्वेशन की, इधर कुछ को इधर ले जाओ उधर ले जाओ, कुछ भी इसके अंदर दम नहीं है। इन इक्वेशन में कुछ नहीं। ये क्या है, ई वी हमने लिख दिया है यहाँ पर। हमको पता था कि जो कार्य इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसको करने के लिए, बढ़ाने के लिए ई इंटू वी जीरो अपने को पता होता है। क्यों होता है? कार्य अपने को पता ही होता है कि कार्य क्या है, कार्य प्रति आवेश इज इक्वल टू विभव। तो अपन ने क्या लिखा, कार्य इज इक्वल टू ई इंटू विभव, और इसको कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, ये अभी कुछ नहीं है बेसिकली, जो अपन ने 2 दिन किया उसी का रिपीटिशन है, और कुछ भी नहीं है बेसिकली। कंसेप्ट वही है, केवल इक्वेशन को एक चीज ऐड कर दिया इसके अंदर कि ई वी जीरो लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया है। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको उतार लेना और जो क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आसान रहेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमको याद होगा कि हमने जब एनालिसिस कर रहे थे उस ट्यूब के अंदर, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना कि वोल्टेज बढ़ा के घटा के, बहुत सारे ग्राफ बनाए थे। एक ग्राफ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर 95% क्वेश्चन आते हैं। कौन सा ग्राफ है? सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये ग्राफ बना लेना बेटा, सारे चार ग्राफ हैं ये। ठीक है, यहाँ क्या है, एनोड पर विभव। ठीक है, और ये क्या होता है, फोटो विद्युत। ठीक है, और ये क्या दूरी कहलाती है, और ये हमने कहा ये क्या होता है, किसका कर्व होता है, ये क्या होता है यहाँ पर, आई क्या होता है, तीव्रता के लिए बनाते हैं ना, किसी भी तीव्रता के लिए। अब जो असली चीज है वो ये है, अब यहां तो 2 दिख रही है लाइनें और यहां तो एक ही है। इससे लोग आप क्या निकालते हो, मान लीजिए मैं इसको ये कहूँ कि ये है μ1, ये है μ2, और μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, ये तो सीखा भाई अपन ने। इसका मतलब क्या चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसका मतलब यहाँ पर कम से कम 2 तरंगे हैं, 2 तरंग दैर्ध्य हैं कम से कम। एक का तो फ्रीक्वेंसी है μ2 और एक की μ1 है, तो दूसरी कहाँ भाग गई भाई, एक की 2 तो बन नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि I1 और I2 दोनों एक के ऊपर एक हैं। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या हुआ, एक तो मतलब ये हुआ कि इसकी संतृप्त करंट दोनों वेवलेंथ के लिए सेम है। संतृप्त करंट दोनों तीव्रताओं के लिए समान। क्या मतलब हुआ इसका, क्या इस सेंटेंस का क्या मतलब, संतृप्त करंट दोनों तीव्रताओं के लिए समान है। इसने मतलब क्या फिजिकली क्या मतलब है जो आपने सीखा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि I1 और I2 दोनों में समान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। इसलिए क्योंकि अगर समान इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई तो उसने दोनों ही बार वो समान इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए संतृप्त करंट समान आएगा। इसका मतलब दूसरी बात क्या हुई, इसके अंदर क्या हुई कि दोनों की नहीं कि तीव्रता बेटे
तीव्रता समान है। क्यों तीव्रता समान का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जितने फोटोन आ रहे थे वो दोनों में समान है। तीव्रता समान का मतलब जो सतह पे फोटोन गिर रहे हैं, इसका मतलब होता है सतह पर गिरने वाले फोटोन गिरने वाले फोटोन की संख्या समान है। अगर फोटोन की संख्या समान है, इसका क्या मतलब हुआ? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसका मतलब दोनों ही रोशनी है, दोनों ही जो प्रकाश हैं वो समान नंबर के, समान संख्या के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और जब वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते हम उस स्टेज पर ले गए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं ना संतृप्त करंट कब होता है? जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले, एनोड के द्वारा शोषित कर लिए जाएं, एनोड के द्वारा सारे शोषित कर लिए जाएं। अब इसके अंदर भी 10 निकले इलेक्ट्रॉन, मान लो फोटोन आए 10 ने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हमने कहा ये भी इंटेंसिटी बराबर है, इसके भी 10 फोटोन आ रहे थे, इसने भी 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका मतलब दोनों के लिए संतृप्त करंट बराबर हुआ। यानी इस ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त करंट दोनों तीव्रताओं के लिए समान है और दोनों प्रकाशों की तीव्रता भी समान है। लेकिन क्या फर्क है? लेकिन दोनों प्रकाशों की आवृत्ति फर्क है। आवृत्ति फर्क है। आवृत्ति फर्क है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं और दोनों के लिए रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग है। ये नेगेटिव विभव होता है ना, यहाँ पे मंदक विभव, दोनों के लिए अलग अलग हो गया। अगर मान लीजिए इसके लिए मंदक विभव ये है और इसके लिए मंदक विभव ये है, ठीक है ना, दोनों के अलग अलग है, तो मंदक विभव फर्क है। मंदक विभव फर्क है, इसका मतलब दोनों की तरंग दैर्ध्य फर्क है और दोनों की आवृत्तियां फर्क हैं। इसका मतलब दोनों की ऊर्जाएं भी फर्क हैं, दोनों की फोटोन की फर्क है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आवृत्तियां फर्क हैं तो फोटोन की एनर्जी क्या अपन जानते ही हैं, एच म्यू होती है। तो इसका मतलब दोनों की ऊर्जा भी फर्क है। ये बात समझ में आई? इतनी सारी चीज़ें है, एक ही चीज़, केवल एक क्या चीज़ है, कोई भी फोटोन अगर किसी उस पर धातु भी गिर रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। बराबर अगर फोटोन निकलेंगे और बराबर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो संतृप्त करंट आने पर दोनों की एक ही रेखा आएगी। अगर इसका इस तरह का डायग्राम आए तो हमको इमीडिएटली समझ जाना चाहिए ये है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी में इतना समझना नहीं पड़ेगा आपको। अब दूसरी स्थिति हो सकती है अब दूसरी स्थिति होगी ये, तो इसके अंदर क्या फ़र्क हुआ? I2 I1, अब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट एक ही पे कट रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक ही विभव चाहिए और दोनों की आवृत्ति समान है। आवृत्ति समान है इसलिए उतनी ऊर्जा चाहिए, बराबर ऊर्जा चाहिए, आवृत्ति समान है। इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ इसके क्या कंक्लूजन लिखते हैं जल्दी से, दोनों आवृत्तियां समान है, ठीक है, दोनों की तीव्रताएं फर्क हैं और दोनों के लिए संतृप्त करंट अलग अलग है। ठीक है, सिंपल, अभी समझ में आ जाएगा एक बार तो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है?
तीसरी कंडीशन देखो जरा, यहाँ पर एक था, यहाँ दो था। अब अपन ये देखते हैं कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो, इसमें क्या मतलब है इसका। ठीक है ना, अब मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, जबकि, बताओ, जबकि यस, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। यस, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो हैं यहां पर, अध्यारोपित है दोनों। ये चार ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब फटाक से इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि अपने को इसे कॉरेस्पॉन्डिंग भी पता चल जाए कि हमने अभी जो करा है वो सही सीखा है या गलत। ठीक है ना, बहुत सरल लगे ना ये चारों डायग्राम ने बताना। वैसे तो मैं नोट्स में दे रहा हूँ आपको, फोटो करके मिलेगी इसकी, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए, इसका देखते चीज को पता जाना चाहिए कि क्या हो रहा है उसके अंदर। अब है परीक्षण आपका। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सोचना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1, ए व बी की तीव्रता समान है, जबकि बी व सी की आवृत्तियां अलग अलग हैं। ये 2009 आईआईटी का क्वेश्चन है। बी व सी क्या है, देखो सही ध्यान से। अरे देखो, बी व सी की समान तीव्रता, बी और सी की समान तीव्रता है, सही बात है। ए व बी की समान आवृत्ति, समान आवृत्ति। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझ कितना नहीं, मतलब तरीका समझ में आना चाहिए ना एग्जाम में कैसे करना क्वेश्चन है। एग्जाम में आप घबरा जाओगे इस क्वेश्चन को देख के कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, जबकि कितना सिंपल है ये। इसलिए अपन ने जो चार चित्र बनाए ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपको एग्जाम में, परफेक्ट नंबर आएंगे उसके कारण। एक क्वेश्चन और अच्छा सा, आईआईटी का 2009 का एक और करें क्या, नहीं दिमाग लगाने का क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो इसको सोच समझ के करना, इसको जल्दीबाजी में मत करना। ये भी आईआईटी 2009 में आया है, 2 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से एक ही साल आईआईटी में, दोनों डायग्राम पे आधारित। इसमें क्या है, समझने की बात है ना। अभी तो आपको समझ में आ गया सारा, तो आपको सरल लग रहा होगा। अब जब आप एग्जाम तक भी इसको रिपीट नहीं करोगे ना, तो आप भूल जाओगे किसके कैसा था, ये समान आवृत्ति होती है या समान इसकी कौन सी ऊर्जा है, ये फोटो करंट कैसे हुआ, ये सब। इसलिए जो मेन नोट्स हैं इनको संभाल के रखना, ये जरूर पढ़ लेना एग्जाम के समय जाते समय।
अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छी तरह सोच के करना। बोर्ड का क्वेश्चन भी कराऊंगा एक, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हाँ भाई, क्वेश्चन बेटा वो काला वाला पेन ये रहा। पी क्यू व आर 3 धातु की प्लेट्स हैं। ठीक है, इनके कार्यफलन फाई पी, या मैं डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू आर क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। ठीक है, इन प्लेटों पर प्रकाश की एक बीम गिरती है। ठीक है भाई, उस प्रकाश में तीन तरंग दैर्ध्य हैं। एवं तीनों की तीव्रता समान है। यानी कि एक प्रकाश में मान लीजिए 3 है तो तीनों के नंबर संख्या बराबर होगी। तीव्रता समान है तीनों, मतलब एकदम मन में आ जाना चाहिए। तीव्रता समान है इसका मतलब तीनों के अंदर फोटोनों की संख्या समान है। 3 तरंग दैर्ध्य हैं वह तीनों की, मतलब ऐसा नहीं कि आप वो तीव्रता दूसरी निकालने लग जाओ। यहाँ तीव्रता ये इसलिए देते हैं इसमें क्वेश्चन में ऐसी है, तीव्रता समान है इसका मतलब फोटोन की संख्या समान है। बस ये मन में ये आ जाए, उसके बाद देखो क्वेश्चन कितना सरल होगा। वह तीनों की तीव्रताएं कौन सा ग्राफ सही है? ये बेटा ऐसे जल्दी नहीं बता सकते हो, ये सोचो कि आप ऐसे ही बता दो कि ये नहीं है संभव। यही तो अभी तक ये नहीं, अब पता चलेगा आपको क्या है। अभी देखो तो सही आप, ये इतना सरल होता क्वेश्चन बेटे आईआईटी में क्यों आता?
और तुक्के मत मारना इसमें। हाँ, क्योंकि नहीं सही थोड़ी, तो उसका लॉजिक होना चाहिए। ऐसे तो 4 में से एक तो सही होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। और नेगेटिव मार्क कर दूंगा मैं आप लोगों के, इसमें नेगेटिव मार्क ही थे। करो, देखो ज़रा कैसे होगा क्वेश्चन। ये डाटा दिया हुआ है, इसको यूज़ करना पड़ेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। लगने से कुछ नहीं है इसके अंदर। गलत, अरे नहीं गलत है बेटा, डी। ऐसा नहीं तो कोई ना कोई सही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप इसका लॉजिक दो मुझे, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, इसको जोक मत लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का आधार है। इसको जोक के रूप में मत लो, इसको करो, करना पड़ेगा, इसको बिना करे नहीं हो सकता। ये आपको बिना करे पता ही नहीं चल सकता क्या है ये। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या है इसके अंदर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है PQR 3 अलग अलग धातु की प्लेट हैं, इनके कार्यफलन इतने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 फोटोन, यानी कि इनको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए फोटोन की? रुक जाओ। और इन प्लेटों पर प्रकाश की बीम गिर रही है, उस प्रकाश में 3 तरंग दैर्ध्य हैं, यानी कि उन 3 तरंग दैर्ध्यों का क्वेश्चन कहाँ है? इसके तरंग दैर्ध्य लिख देता हूँ जरा मैं। 3 तरंग दैर्ध्य हैं, क्रमशः है 550 nm नैनोमीटर, यानी कि किसका ये हो गया लैम्डा p, फिर लैम्डा q है 450 नैनोमीटर, लैम्डा r इज इक्वल टू 350 नैनोमीटर। पहले ये तो पता लगाओ कि कौन सा वाली इनमें से तरंग दैर्ध्य जो है कौन सी प्लेट का करंट निकाल पाएगी, जब भी तो पता चलेगा कौन सी तरंग दैर्ध्य कौन से प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी, उत्सर्जित कर पाएगी। पहले ये तो निकालो कैलकुलेट करके, पता क्या चल रहा है आपको डायरेक्ट। IIT का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का, जो आखिर में आते हैं। इतना नहीं है यार तुक्का मार लो, तुक्के मारने वाला क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग लगाओ इसको थोड़ा सा। अब मैंने आपको इतने हिंट तो दे दिए इसके अंदर, समझ में आई बात? अब तो मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया इसका। पहले ये निकालना है कि इन लैम्डा वाले तीनों प्रकाश की ऊर्जा कितनी है उनमें, और वो ऊर्जा अगर इनसे ज़्यादा हुई किस किस में, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालेगी, फिर पता चलेगा आपको ग्राफ कौन सा है। अभी कोई ग्राफ का आप तुक्का नहीं मार सकते, अभी तो बहुत दूर हो ग्राफ से। पहले कैलकुलेशन करके देखो तो सही कि कौन सा किस में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है। करो 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 फटाफट करो। तीनों तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा तो निकाल के दिखाओ बच्चे, जब तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अटक गया वहां पे क्वेश्चन तो। ये ग्राफ्स में सबसे बड़ा खेल जो दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, ये कहीं ये संतृप्त करंट की बात जरूर दिख रही है। देखो संतृप्त करंट कहीं बराबर आ रहा है, कहीं फर्क है। तो संतृप्त करंट किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, पहले तो ये निकालोगे ना। और संतृप्त करंट किस में ज़्यादा होता है, जिसमें कि फोटोन ज़्यादा गिर रहे हो, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हो, यानी जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम, मतलब जिसमें कि गैप, अभी तो पता चलेगा कौन से प्रकाश गिर रहा है उनसे कम हो। WR कैसे पता चल गया? आप पहले एनर्जी निकालो, तीनों लैम्डा की एनर्जी कितनी कितनी है, 3 जो उस बीम के अंदर जो 3 अलग अलग तरह के तरंग दैर्ध्य हैं उनकी ऊर्जाएं क्या क्या हैं, ये बताओ कितनी निकाली? क्या बेटे? 550 नैनोमीटर वाले की, यानी कि P की नहीं, गलत।
निकालो बच्चों। अब तो मैंने सारे हिंट दे दिया, तुम्हें क्या क्या पता लगाना है इसके अंदर। देखो इसके अंदर पहले तो ये पता लगाना है किस धातु में से अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अधिकतम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही पता चल जाएगा कि अधिकतम किस में है संतृप्त, मान लीजिए आर में है तो ये वाला ग्राफ सही होगा, और पी में है तो पी वाला सही होगा। आर में नहीं है, देखो तो सही पहले करके, कैसे निकाल रहे हो संतृप्त करंट, वो निकाल कैसे रहे? पहले तो लैम्डा की ऊर्जा निकालो ना, एक लैम्डा की ऊर्जा निकाल लो, उसके बाद मैं एक ही दिखा देता हूँ, बाकी तुम करना प्रैक्टिस। 6 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसलिए ऐसा नहीं था कि आप इसको डायरेक्ट तुक्का मार दो, बट इस क्वेश्चन से क्या है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। एक कोई से पहले एक लैम्डा की निकालते हैं, लैम्डा से एनर्जी निकालनी तो आ जाए कम से कम आपको। लैम्डा पी है 550 नैनोमीटर, इसका मतलब 550 नैनो का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻। अब न्यू कितना हुआ इसका, अपन क्या होती है एनर्जी फोटोन की, कितनी होती है एनर्जी, कितनी हुई 550 की, 550 न्यूटन में वाले की एच न्यू, ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल्स, जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जूल को निकालने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब निकालो। इसलिए कि अगर मान लीजिए ये एच न्यू है, पहले तो इसकी ई निकालो, क्या होगी बोलो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू क्या दे रखा है, बताओ क्या हुआ होगा, ये तो लैम्डा दे रखा है, क्या होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इसलिए न्यू क्या हुआ C बाई लैम्डा। अपने को न्यू यूज़ करना है तो अपने को पता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन कितना होगा, लैम्डा 550 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये तो आ गया आपका, किस में आ गया, जूल्स। कितना हुआ ये, जल्दी बताओ कितना कैलकुलेशन में आएगा ये, है बेटे, ठीक है। अब इसको अगर उसमें कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बताओ। CBSE में आता तो इतना ही क्वेश्चन आता कि ये एनर्जी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, इसकी एनर्जी ज्ञात करो। ग्राफ निकालने को नहीं आता इतना, इसके बाद वाला ग्राफ कैसे बनेगा ग्राफ। ई 550 कितना होगा, कितना निकाला आपने उसमें, इसी को लिख देते हैं अपन, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻⁻9 और 8 17, ठीक है, इंटू 3 अपॉन 550, ठीक है। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इतने जूल्स है तो इतने जूल्स, एक जूल होता है कितने बराबर, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया, अब करो गुणा, यस, बड़े जल्दी अच्छा निकालो यार, हैं। अच्छा वैसे इसमें इसको निकालने के लिए सरलता क्या होती है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें कि अपन ने, जैसे अपन ने यहाँ लिखा एनर्जी इज एच न्यू, सो एनर्जी क्या हो गई एच सी बाई लैम्डा, केवल लैम्डा फ़र्क हो रहा है ना, और इसके नीचे कितने से भाग जा रहा है 1 अपॉन, इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, या तीन चीज़ें तो कांस्टेंट हैं ये,
तीनों के अलग अलग कैलकुलेशन करोगे ना, तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लो केवल। अगर आप इसकी निकालो फिर लैम्डा की भाग इसका देते जाओ सब में लैम्डा का भाग। समझ में आया ना बात? अगर आप एस सी अपॉन ये कर दोगे, जो भी फैक्टर आ जाएगा एस सी अपॉन, ये तो फिक्स है ना सारी चीज़ें, निकालो कितना होता है एस सी अपॉन, ये तो वैसे भी याद रखना चाहिए, एच सी अपॉन जूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमेशा याद रखना। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको याद रखने से फ़ायदा होता है। देखो इसको दिखा रहे हो, इसमें नहीं दिखा रहे। ये फैक्टर होता है, हमेशा याद रखो 1240। एग्जाम में इतना बड़े कैलकुलेशन कभी मत करना, ये याद रखना। सबसे सरल तरीका है इसको, इतना लंबा चौड़े कैलकुलेशन करोगे तो कभी नहीं कर सकते एग्जाम में। एस सी अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी आपके पास हमेशा ऊर्जा। ये तो कांस्टेंट है बिल्कुल। अब इसमें आपको केवल लैम्डा का भाग देते जाना है। तो अब ई 550, ई 450 और ई 350। अब बताओ कितना इजी हो जाएगा ये, 1240 अपॉन, और इसको नैनोमीटर में भाग और दे दो, इसको लो, और इसको और भी सिंपल कर देते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। इलेक्ट्रॉन कुछ भी अब नहीं करना, आपको ये रटा हुआ रहना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़े। ठीक है, अब इसको केवल इसको आपको भाग देता जाना है, 550, 450 और 350। क्या आएगा उत्तर, क्या आ रहा है? 2 पॉइंट, एक तो आपने क्या बताया था 2.25, ये और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये जब तीनों निकाल लिया आपने, अब यहाँ देखना है आपको कि ये 550 वाली वेवलेंथ वाली जो प्रकाश गिर रहा है वो किस किस में से निकाल सकता है? 2.25 इसमें से निकाल सकता है, लेकिन इसमें से नहीं निकाल सकता, इन दोनों में से। इसकी खुद की एनर्जी कम है। ठीक है, अब इसको देखो, ये इसकी एनर्जी कितनी है 2.75, यानी कि ये इसमें से भी निकाल सकता है और इसमें से भी निकाल सकता है। तीसरी 3.5, अब ये 3.5 वाला जो है वो तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है। इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये तीनों में से निकाल सकता है, यानी कि ये वाला जो प्रकाश है, अब हमारे लिए एक में लिमिट कर दो अपने को, आपको ये पता चल गया ये जो प्रकाश है वो तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। और संतृप्त ऊर्जा किस में ज़्यादा होगी, अब बताओ। अब संतृप्त ऊर्जा किस में ज़्यादा है सबसे, बताओ कैसे निकाल रहे हो? संतृप्त ऊर्जा किसे कहते हैं? संतृप्त ऊर्जा, संतृप्त करंट कब बहता है? जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में निकल रहे हैं? आर में। तो आर के लिए क्या होगा सबसे ज़्यादा? संतृप्त करंट। अब देखो कि संतृप्त करंट आर में कौन से वाले इक्वेशन में ज़्यादा हो रहा है? तीसरे वाले में। ऐसे थोड़ी उससे कह दो तीसरे वाले मैंने बताया था, ऐसे थोड़ी, सबने एक न एक तो बताया ही था। लेकिन ये है इसका कारण, समझे कुछ? और लास्टली, क्योंकि इसका इतनी ज़्यादा संतृप्त ऊर्जा होगी इसके अंदर, तो यहाँ पर इस लेवल पर ये है, तो जो इसकी नेगेटिव विभव होगा उसमें सभी वापस आ जाएंगे। उसकी इतनी अधिक ऊर्जा है कि तो वैसे ही सारे वापस आ जाएंगे। इसलिए ग्राफ कौन सा सही हुआ? तीनों की समान होंगी ना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अधिक काइनेटिक ऊर्जा होगी वो और कम ऊर्जा वालों को तो खींच ही लेगा वापस, उसके अंदर सारे समाहित हो जाएंगे।
ये केवल इसलिए दिया गया था 3 प्लेट ये वाला, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप ये निकाल सको कि कौन सा प्रकाश की बीम जो है वो तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रही है। समझे बात? इतना सरल क्वेश्चन नहीं था ये।